सर सेक्टर्स पे आपका क्या आउटलुक है? स्पेशली हमने हमेशा देखा है आपको केमिकल्स पसंद आता है, अभी ऑफ लेटली आपने थोड़ा सा रिड्यूस किया है केमिकल्स का, पर गोइंग फॉरवर्ड आपका केमिकल्स पे, टेक्सटाइल पे, ऑटोमोबाइल पे, मेटल्स पे, जो आपके फेवरेट सेक्टर्स हैं, पहले इनकी बात करते हैं। इन चारों पे क्या आउटलुक है सर? सो केमिकल्स, मुझे लगता है कि बिजनेस तो अच्छे ही कर रहे हैं। मतलब हम जितने भी कंपनी से बात कर रहे हैं, आई थिंक अपॉर्चुनिटीज हैं। उनके इंटरनेशनल कंज्यूमर्स या कस्टमर से इंक्वायरीज लेवल अच्छी हैं। जो लोग यूनिक काम कर रहे हैं, डिफरेंशिएटेड काम कर रहे हैं। केमिकल्स बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, लेकिन उसमें से भी फिर देख पाना कि कौन स्पेशलिस्ट है या कोई यूनिक काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। हमने हमारी कम करने की वजह बस ये रही है कि वैल्यूएशंस पे हमको लगता है कि थोड़ा सेक्टर अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत आगे चला गया है वैल्यूएशंस में। तो we felt कि थोड़ा we've not got out of the chemicals because as I said, ये बिजनेस शायद अगले 5-7 सालों में और बढ़ जाएंगे। ये लोग खूब इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस ज्यादा आ रहा है। पर ये जो हमारा कम करने का थोड़ा कॉल था, वो वैल्यूएशन से रिलेटेड था, नथिंग बियॉन्ड दैट। सो आई थिंक ओवरऑल सेक्टर गिव्स कॉन्फिडेंस, बट स्लाइटली अनकंफर्टेबल ऑन वैल्यूएशंस। अगर वैल्यूएशंस फॉर कोई रीजन से करेक्ट हो जाएंगे तो हम डेफिनेटली फिर से उसको देखेंगे हम लोग। हमारा उसके ऊपर पॉजिटिव व्यू है। ऑन टेक्सटाइल्स आई थिंक वी आर, मतलब इसमें एक्चुअली द वे वी हैव ऑपरेटेड, एंड आपने देखा है कि हम लोग बहुत लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में कई सालों से स्टॉक हैं, कई साल तक तो स्टॉक हमको रिटर्न हमारे पुल डाउन भी किया है। हाँ, तो हमने इनको बहुत फेज ऐसे भी देखे हैं जब ये कुछ कर नहीं रहे हैं, बट हमें ये पता है कि जो इंडिया की जो स्ट्रेंथ है टेक्सटाइल में, वो काफी है। मतलब अपने इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज है। हमारे पास खुद की रॉ मटेरियल है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास बड़ी कंपनीज हैं। और अब क्या है कि दुनिया में रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। इंडिया का नाम काफी हद तक अच्छी पोजीशन पे आ चुका है, और डिमांड साइकिल्स में ऊपर नीचे होती रहती है, बट ओवरऑल अपना मार्केट शेयर बढ़ते जा रहा है। उसके साथ साथ अब यदि हम दूसरी भी बात देखें कि अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है और कंट्री से कहीं और भी जाने की बात हो रही है, तो उसमें अपने को गेन्स आएंगे। और आफ्टर द पैंडेमिक जब ये रिवेंज बाइंग आई ग्लोबली और सब चेंज हुआ, तो उसमें टेक्सटाइल में भी चेंज हुआ, और वो अब सब बेनिफिट इनको आ रहा है। तो जो कई साल से हमारा पोर्टफोलियो में स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने 5-6 साल का रिटर्न एक साथ दे दिया। सडनली हाँ, जंप आ गया। तो रिटर्न्स हमारे एवरेज आउट में अच्छे रिटर्न्स आ गए हैं। तो हमको लगता है कि ये सस्टेन होगा। वैल्यूएशंस अभी भी ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सो इट्स ओके। On metals and infra is what you're asking, right? Metals and automobiles. Automobiles. I will cover automobiles first. Automobiles में I think हमको ऐसा लगता है कि better way to play the auto is through auto ancillaries. और हमारे पोर्टफोलियो में भी यदि आप देखेंगे तो ज्यादा ऑटो एंसिलरीज हैं, क्योंकि क्या है कि उनमें टेक्नोलॉजी रिस्क, डिसरप्शन रिस्क बोलिए, या even the regulatory changes which are happening, those risks are there. Plus एंसिलरीज में भी कई सारी ऐसी हैं जो ग्लोबल मार्केट को केटर कर रही हैं, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैं। तो डाइवर्सिफाई हो जाता है कि यदि एक हिस्सा नहीं चल रहा है तो दूसरा हिस्सा चल रहा है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि, और ग्लोबली ऑटो साइकिल लो से जा रही है, तो एक अगले 2-3 साल में एक पॉजिटिव साइकिल चेंज जरूर आएगा इसमें। ग्लोबली आएगा, इंडिया में भी आएगा, तो that we are positive. But just that one small issue which we think the auto sector and the ones which in terms of the narrative में जहाँ पे रिस्क आ जाएगी, वहां पे मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस विल नॉट एक्सपांड क्वाइट अ बिट। तो जहाँ पे जैसे डिसरप्शन रिस्क की बात आ रही, एक्चुअली डिसरप्शन होगा, बहुत आगे होगा, लेकिन क्या है कि लोग अभी से ही उसको बिल्ड करेंगे। वैल्यूएशन
वैल्यूएशंस में एक कैप आ जाएगी। तो जैसे आज टू व्हीलर की बातें चल रही है कि वहाँ पे अर्ली डिसरप्शन होगा, तो वहाँ पे ऐसा मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस में हो सकता है कि कैप आ जाए, तो एक अच्छी साइकिल में अर्निंग्स रिलेटेड बेनिफिट आ सकता है। वैल्यूएशंस रिलेटेड बेनिफिट बहुत ज्यादा आने की गुंजाइश कम है, अनलेस एंड अनटिल ये सारी कंपनीज अपने आप को टेक्नोलॉजिकली चेंज करके न्यू शिफ्ट कर टेक्नोलॉजी जाए। के लिए अडेप्ट कर लें, तो बात अलग हो जाएगी। अ, हम्म। उसी के साथ-साथ ऐसा लगता है कि पीवी और सीवी में भी एक अच्छी साइकिल आएगी। वहाँ पे थोड़ा-सा डिसरप्शन रिस्क इज़ स्लाइटली अहेड एंड थिंग्स मे बी स्लाइटली बेटर। बट आई थिंक मेरी अगर आप चॉइस पूछे तो ऑटो एंक्स, पीवी, सीवी एंड उनके जो डेरिवेटिव्स हैं, हम्म। फाइनेंस कंपनी हो सकती है, ऑटो फाइनेंस कंपनीज, वो सारे में आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस। सो दैट इज़ हाउ वन शुड लुक एट द ऑटो। मेटल्स, माय व्यू इज अगेन, मेटल्स में क्या है कि एक तो ग्लोबल सेक्टर है और डेटा अवेलेबिलिटी और डेटा वेरिएबिलिटी इज वेरी हाई, हम्म। डेटा अवेलेबिलिटी इज वेरी पुअर, यू डोंट नो कि एक तो सो मेनी फैक्टर्स which impacts the metal sector and somewhere लास्ट 1 ईयर में ऐसा हुआ है कि डिमांड तो है बट सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट से भी डिमांड और प्राइस बहुत बढ़ गए हैं। तो एक टाइम पे जो स्टील कंपनीज अपना मार्केट कैप थी, आज उनका एबिटा उतना हो गया जो उनका 1-1.5 साल पहले मार्केट कैप हुआ मार्केट करता था। कैप। तो बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट हुआ है, बैलेंस शीट सबकी एकदम लीन मीन हो गई है। बट मेरी साइकिल्स की जो हिस्ट्री एक्सपीरियंस बताता है, उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मेटल सेक्टर में लेना जब चाहिए जब पी एकदम हाई पे हो, और जब पी एकदम लो पे हो तब बेचना चाहिए उसको, रिवर्स। क्योंकि प्रॉफिट्स बहुत ऊंचे हैं। तो साइकिल्स में आप एकदम टॉप पे हैं, समवेयर क्लोजर टू द टॉप। अभी हो सकता है साइकिल और 6 महीना चले, 1 साल चले, दोज आर वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ चाइना इज गोइंग टू बिहेव। चाइना में स्लो डाउन होगा या चाइना में कैपेसिटीज पे वो लोग अभी आज के दिन में प्रोडक्शन कम करने की बातें कर रहे हैं, तो उससे, बट उसके जो डेटा पॉइंट्स आते हैं बहुत बार यू आर नॉट एबल टू कोरिलेट इट व्हाट दे वांट टू डू। सो आई वुड से समवेयर data laxity के कारण it will be very difficult to take very decisive call here, but I would go by my long cycle view to say that at these level of metal prices the users are getting hurt. User industry is getting impacted, they are pushing ahead their projects हुए तो projects भी push ahead हो रहे हैं, automobile companies are finding it very difficult to pass on. So somewhere I think in terms of the price points we have reached the level where to think of even higher range will be very difficult. So I would say कि somewhere closer to the top है, अगले एक क्वार्टर चलता है, 2 क्वार्टर चलता है, who knows, but I would say somewhere we need to, I would not want to expose myself to metal sector at this juncture. ठीक है सर, एफएमसीजी एंड फार्मा पे, स्पेशली फार्मा बिकॉज लास्ट 1 साल में 1.5 साल में बहुत रिटर्न्स दिए एंड एवरीवन इज वांटिंग टू रन आफ्टर इट। यहाँ से क्या फार्मा एंड एफएमसीजी पे? फार्मा मेरे हिसाब से ना, फार्मा इज थोड़ा, इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एफएमसीजी एंड आई फील इट्स अ लॉन्ग, जो मैं लॉन्जिविटी की बात करता हूँ, फार्मा मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बढ़िया सेक्टर है, क्योंकि फार्मा की जो अपने बहुत सारे फैक्टर्स अपने फेवर में हैं। एक तो इंडिया की पोजीशन अगेन बहुत स्ट्रांग है, मतलब आज हम दुनिया में सब चीप ड्रग्स, हाई क्वालिटी चीप ड्रग्स सप्लाई करने की क्षमता इंडिया ने दिखाई, और इंडिया ने अच्छी पोजीशन भी हासिल की है जेनरिक्स में। सो आई थिंक दैट इज वन वेरी गुड थिंग, बिकॉज यूएस मार्केट आज के दिन में सबसे बड़ी मार्केट है। मतलब आई थिंक पूरे वर्ल्ड की जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है उसमें मेरे हिसाब से 40% मार्केट शायद यूएस है, इफ माय मेमोरी इज राइट, and it's a big market, and India actually having a place there is a very big thing. अब पॉइंट ये है, अच्छा दूसरी बात, इंडिया का ही मार्केट देखे तो काफी अंडर सर्व्ड है, और आज के दिन में ये बिकॉज इतने सारे अब जो हम टेक्नोलॉजी की वजह से हम स्प्रेड देखने वाले हैं कि आज न्यू टेक प्लेयर्स आ गए हैं, वो अपनी सर्विसेज का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, जहाँ पे हम नहीं पहुंच सकते थे दवाइयाँ लेके या टेस्ट लैब्स लेके। यू नो इट इज, आई थिंक सर्विसेज विल रीच एवरीवेयर। वी वर इंटरेक्टिंग, यू वर इन कोटा, मैं कोटा में आके फिर मैं आगे भी कई रिमोट प्लेसेस में जाता हूँ, तो मैंने देखा है कि कैसे
मेडिकल सर्विसेज बहुत पुअर हैं, लेकिन धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अंडर सर्व्ड मार्केट है अपने यहाँ पे, इसमें अपॉर्च्युनिटी बहुत है और ग्रोथ आती रहेगी। बट एक अपने को ध्यान ये रखना है कि ये सेक्टर जो है ये थोड़ा-सा सेंसिटिव रहता है प्राइसिंग के चलते, क्योंकि पीपल हैव टू स्पेंड फ्रॉम पॉकेट, तो गवर्नमेंट वांट्स टू कीप द प्राइसेस लो, सो दैट इज समथिंग। उसमें रेगुलेशन में क्या चेंजेस होंगे, कब चेंजेस होंगे, वो एक फेज रहेगा जब ऊपर नीचे वोलेटिलिटी रहेगी। बट मेरे हिसाब से ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से फार्मास्यूटिकल इज अ गुड सेक्टर, जहाँ पे डिसरप्शन रिलेटेड या ऐसे कुछ रिस्क नहीं है और सस्टेनेबली कैश फ्लो के साथ, हाई रिटर्न्स के साथ कंपनीज ग्रो करती रहेंगी। एंड एफएमसीजी पे आई वुड से कि हम लोग सिलेक्टिवली देखते हैं एफएमसीजी को। एक्सपेंसिव लगता है सेक्टर, अगर स्टॉक कोई रिलेटिवली चीप लगता है तो हमने एक्सपोजर लिया है फंड में। अभी एफएमसीजी में एक्चुअली एक और चीज जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी डिसरप्ट करने के चांसेस रख रही है। लोग डायरेक्ट D2C जो हो गया, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स बेच रहे, और ब्रांड्स बड़े हो गए हैं, 100 करोड़ के ऊपर ब्रांड हो गए, 200-300 करोड़ के भी ब्रांड हो गए हैं। तो ये सब अभी एफएमसीजी कंपनीज को अडेप्ट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कंपनीज जो हम देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, कुछ कंपनीज में बहुत सही स्ट्रेटेजी और इनिशिएटिव्स ले रही हैं। तो ये न्यू एज या टू अडेप्ट टू द न्यू चेंजेस, और वहाँ पे मुझे लगता है कि ये कंपनीज की ओवरऑल जो जर्नी है वो बहुत अच्छी रहेगी। सो इन्वेस्टर्स को वैल्यूएशन तो ध्यान रखना चाहिए, बट जहाँ पे कंपनीज एक्सपांड करके अपना दायरा बढ़ा रही है और ये इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट कर रही है, वहाँ पे मुझे लगता है कि रिटर्न जनरेशन ओवर अ पीरियड अच्छा रहेगा। सो हम लोग उस हिसाब से एफएमसीजी को देख रहे हैं। हमारा एक्सपोजर कम है, लेकिन जहाँ पे भी लगता है वहां पे हम लोग फिर वी टेक एक्सपोजर, वी लाइक एफएमसीजी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सुपर्ब सर, आज तो हमने मतलब बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, वैल्यूएशन से लेके, सेक्टर से लेके, फैक्टर से लेके, हमने काफी चीजें कवर कर लिया। सर, इस डिस्कशन के एंड में कुछ कंक्लूजन पॉइंटर आप चाहते हो कि सब इन्वेस्टर्स ध्यान रखें आज के दिन? एक मतलब मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट में ये सब चीजें तो हम बात कर लेते हैं, मतलब लोग बाग बहुत आजकल ज्ञान हर जगह बहुत बट रहा है, मतलब यूएस में क्या हो रहा है, इधर क्या, सभी जानते हैं। मतलब आज हम we feel that everyone knows everything, but I think what people need to control is a behavior. I think behavior makes most money. मुझे लगता है ये न्यूज जानना, इंफॉर्मेशन जानना, ये सबके पास है, इससे कोई पैसा नहीं बनने वाला है। मतलब एक टाइम होता था कि सबसे फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट जो पढ़ ले उसको इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज होता था, और उसको 20 साल पहले मैं आया था मार्केट में, मुझे अभी भी याद है, आज भी वो बात एक्चुअली है, मैंने देखा है। पर उस वक्त ऐसा था कि बिकॉज इंटरनेट नहीं था और ये सब नहीं था, तो एनुअल रिपोर्ट आप फर्स्ट पढ़ लें तो आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती थी, और दैट यूज्ड टू बी अ बिग एडवांटेज। बट आज के दिन में इंफॉर्मेशन हर जगह फ्लो हो रही है। अभी इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे सिंथेसाइज करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट मोर देन दैट मुझे लगता है बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरे जो इन्वेस्टमेंट है उसके ही रिलेटेड एग्जांपल दूंगा। जैसे आपने मुझे पूछा था टेक्सटाइल्स, आपने मुझे पूछा था केमिकल्स। अब जब हमने ये स्पेशलिटी केमिकल्स में एक्सपोजर लिया था फर्स्ट टाइम 2013-14 में, कंपनीज जो आज मैंने देखा 50-50 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे, वो एक्चुअली 1000-1200 करोड़ के मार्केट कैप भी नहीं थी शायद। हाँ, और जर्नी में ऐसा हुआ कि हमको कई साल या एक ऐसा पीरियड था कि हमको उसके अंदर अंडर परफॉर्मेंस, वो स्टॉक्स की वजह से अंडर परफॉर्मेंस रहा। मतलब हम लोग जब एट्रीब्यूशन करते थे तो अच्छा, दूसरी बात ये रही कि इनमें भी साइकिल्स आई, बिकॉज ये लोग एग्रोकेमिकल्स को दे रहे थे, तो एग्रोकेमिकल की ग्लोबल साइकिल खराब हो गई, तो ये स्टॉक्स में ग्रोथ डीग्रोथ हो गई, तो स्टॉक्स 50% हमने रिट्रेस नीचे आते हुए देखे। तो लेकिन उस वक्त अब क्या करें, एक होता है कि जैसे ही न्यूज आई तो आप रिएक्ट करो और बेच दो, और उस वक्त 1000 करोड़ मार्केट कैप से हमने शायद 5000 करोड़ की जर्नी पे पहुंचे होंगे, और उसके बाद हमने स्टॉक्स में वोलेटिलिटी देखी होगी। लेकिन उस वक्त आप बेच दो तो आपने 5000 से 50,000 आप मिस कर दो। तो आई थिंक more than synthesizing the news and super analyzing and micro analyzing, it is the behavior which is going to matter. I feel इंडिया में आई थिंक ग्रोथ इनहेरेंट है, अपनी इतनी पॉपुलेशन है, राइजिंग इनकम में, तो ग्रोथ आती रहेगी।
we need to have our first confidence in terms of equity investments is the right investment to beat the inflation. That is first objective, not to keep beating each other, competition fund, ये वो मतलब ये थोड़ा micro हो जाता है. I think broadly investment should meet your objective of beating the inflation and giving you good wealth over a period of time. You should have confidence in that, and hence the volatility should become your friend. जब भी volatility हो तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए. हमने लास्ट ईयर मार्च में हमारा जो स्मॉल कैप फंड था जो कई सालों से बंद था, उस वक्त हमने खोला. ये नहीं जानते थे कि कब चलेगा या कब बढ़ेगा, लेकिन प्राइस पॉइंट इतने अच्छे हो गए, लेकिन उस वक्त तो सब जगह नेगेटिव था. नोबडी इन्वेस्टेड एक्चुअली. हमको कोई फ्लोज नहीं आए हैं. हमने खोल तो राइट टाइम पे दिया, हमने हमारा तरफ से हमने बता दिया कि ये बहुत सही टाइम है, लेकिन वी डिडंट गेट फ्लोज फॉर व्हाटएवर रीजंस. बट मेरा पॉइंट ये है कि बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स की जर्नी में, और आप बिहेवियर अगर आपका सही है तो आपका वेल्थ क्रिएट होता जाएगा. इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं. दूसरी बात, एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा कि इन्वेस्टर शुड बी केयरफुल हाउ दे आर एलोकेटिंग कैपिटल, बिकॉज जैसे मार्केट बढ़ता रहता है एक्चुअली रिस्क बढ़ती जाती है, लेकिन लोगों के दिमाग में वो रिस्क कम होती जा रही है क्योंकि प्राइस बढ़ते जा रही है. उस वक्त बिहेवियर चेंज हो जाता है और क्वालिटी में डिग्रेडेशन होता रहता है. तो वो हर्ट करेगा जब रिवर्स साइकिल चालू होगी. तो मेरी एक और आई थिंक सबके लिए ये एक मेरा ओपिनियन है कि इन्वेस्टर्स को एट स्पेशली ये पीरियड में तो ये रिस्क को ध्यान में रखते हुए अपना क्वालिटी के पैरामीटर्स को बिल्कुल डिग्रेड नहीं होने देना चाहिए, तो उनका जर्नी थोड़ी कम वोलेटाइल रहे. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई विश टू सॉर्ट ऑफ शेयर विद ऑल इन्वेस्टर्स. विनीत सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही. स्पेशली म्यूचुअल फंड्स में ना हमें इमोशन मैच करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक फंड मैनेजर ऑलरेडी है जो हमारे लिए काम कर रहा है, और हम उसमें बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस करें तो कई बार वो डिसीजन पैरालिसिस हो जाता है. आंसर जो आपने डीएसपी स्मॉल कैप वाला डिसीजन की बात करी ना, इवन आई वाज शॉक्ड कि जब मार्केट का टॉप साइकिल था, आई वाज हैविंग वर्ड विद कल्पिन सर ऑलमोस्ट उस समय, एंड ही वाज लाइक कि मुझे बहती गंगा में नहीं जाना, मुझे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनको रिटर्न्स देने. एंड दैट वाज अ वेरी ब्रेव डिसीजन कि आपने एकदम टॉप ऑफ द साइकिल में जाके कहा, जहां पे आपको हर कोई आंखें बंद करके पैसा दे रहा था कि अब मुझे नहीं चाहिए. सो दैट वाज अ सुपर्ब डिसीजन सर. मैं आज तक भी उस डिसीजन के तो मैं आज तक भी आपका फैन हूं. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड डिस्कसिंग एवरीथिंग विद ऑल ऑफ अस. मीन्स अ लॉट टू अस. थैंक यू सो मच सर.